वेलकम एवरीवन। ये हमारे सी बैच का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को यहाँ से। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट सम ऑफ 10 and 20 एंड प्रिंट इट ऑन मॉनिटर। ठीक है, ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। तो पहले इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथ में हम क्या करते हैं? 10 को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, हमने x बनाया, उसमें मैंने 10 असाइन कर दिया। 20 को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, मैंने y बनाया, उसमें मैंने 20 असाइन कर दिया। अब इन दोनों का सम को रखने के लिए एक और वेरिएबल बनाते हैं, मैंने z रखा और उसमें मैंने असाइन कर दिया x प्लस वाई। ठीक है, अब इस केस में x, y और z क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, ये क्या है? 10 और 20 कॉन्स्टेंट्स है, और ये इक्वल टू और प्लस, ये दोनों क्या है? ये दोनों ऑपरेटर्स हैं। समझ में आया इतना? अब मुझे यही काम प्रोग्रामिंग में करना है। प्रोग्रामिंग में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, यही कोड लिखेंगे, हम इसी टाइप का कोड लिखेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो हमें ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, किस तरीके के रूल? जैसे पहला रूल ये होता है, जो भी वेरिएबल हम हमारे प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं उसे हम फंक्शन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर दें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? ऑल वेरिएबल्स which we are going to use in our program, तो मैं लाइन में ले आता हूँ, should be declared on top of function। ठीक है, हमारे केस में वो फंक्शन क्या होगा? हमारे केस में वो फंक्शन होगा मेन फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर मुझे किसी भी प्रोग्राम को, है ना, एग्जीक्यूट करवाना हो तो उस प्रोग्राम के अंदर हम मेन फंक्शन बनाते हैं, और हमें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना हो, एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। अब इसमें हमने बात करी है डिक्लेरेशन की, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल की। तो वेरिएबल कैसे हम डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे उसके लेफ्ट में कुछ ऐसा लिखकर, वेरिएबल के लेफ्ट में, इस वेरिएबल के लेफ्ट में कुछ ऐसा लिखकर जिससे हम कंपाइलर को, जिससे हम ओएस को ये बता सकें कि ये इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू अपने अंदर स्टोर करने वाला है। ठीक है, जैसे मैथ्स में हम क्या कर रहे हैं, एक्स को हम 10 असाइन कर रहे हैं, 10 क्या है? इंटीजर है। तो इसके लेफ्ट में, प्रोग्रामिंग करते हुए इसके लेफ्ट में कुछ बताना होगा, कुछ लिखना होगा, जिससे हमारा ओएस समझ पाए कि ठीक है, ये वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, मैं क्या चार्ट बनवा रहा हूँ आपसे, वो बनाइए आप, टेबल बनवा रहा हूँ, बनाइए आप। ये वैल्यू, ये टाइप ऑफ वैल्यू, डेटा टाइप, तो यहाँ लिखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, अब क्या वैल्यू? वैल्यू मान लीजिए मुझे 10 सेव करवानी है, मुझे 50 सेव करवानी है, मुझे 100 सेव करवाना है। तो किस टाइप की वैल्यूज हैं ये? है इंटीजर टाइप वैल्यू। ठीक है, अब इंटीजर टाइप वैल्यू सेव करवाने के लिए हमें वेरिएबल के लेफ्ट में डेटा टाइप्स लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं? हमें डेटा टाइप्स लिखने होते हैं। तो इंटीजर टाइप वैल्यू अगर मुझे किसी वेरिएबल में सेव करवानी है तो मैं लेफ्ट में लिखूंगा या तो लॉन्ग, या तो मैं लिखूंगा int। ठीक है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है?
लिख लीजिए, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे क्यों यूज होता है ये। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। ठीक है, अब मान लीजिए वैल्यू जो है मुझे सेव करवानी है वो 1.2, 10.9, मतलब डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल नंबर। क्या टाइप है इनका? डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अगर मुझे किसी वेरिएबल में डेसिमल नंबर सेव करवाना है, स्टोर करवाना है, तो उसके लेफ्ट में मैं लिखूंगा डबल या फ्लोट। ठीक है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? इसका होता है %f। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए ए सेव करवाना हो, बी, सी, कुछ भी अल्फाबेट। ठीक है, तो इस किस टाइप के हैं? ये कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स के लिए हमें लेफ्ट में क्या लिखना होता है? हमें लिखना होता है कैर। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %c। ये टेबल बना लीजिए आप। अब हम दूसरे रूल की तरफ आते हैं। दूसरा रूल क्या है कि हर डिक्लेरेशन, मतलब कि हर वेरिएबल के लेफ्ट में हमें कुछ लिखना होता है, हमें उसको डाटा टाइप बताना होता है, हमें ओएस को बताना पड़ेगा कि वो किस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने अंदर सेव करता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो गया? वी हैव टू टेल द ओएस अबाउट द इंफॉर्मेशन अ वेरिएबल कैन सेव। कैसे बताते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, लिख लीजिए आप। इसका एग्जांपल लिख देता हूं मैं। एग्जांपल INT-X। ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया मैंने एक वेरिएबल। अब हमारा प्रोग्राम लिख के देखते हैं हम। ठीक है, प्रोग्राम मतलब किस फाइल में बनाना चाहता हूँ? मैं बनाना चाहता हूँ ABCD फाइल में। मैंने मेरे फाइल का नाम abcd.c रखा। मैंने उसके अंदर मेरा मेन फंक्शन बनाया है ना। जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि किसी भी फंक्शन को फंक्शन कहलाने के लिए राइट में पैरेंथेसिस होना चाहिए और मेन के लेफ्ट में INT होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आएंगे और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। और मेन फंक्शन की आखिरी लाइन, जो आखिरी इंस्ट्रक्शन होगा, वो हमेशा होगा रिटर्न 0। ठीक है, अब ये रिटर्न 0 क्यों होगा, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे INT क्यों लिखा गया। पुरानी सी के हिसाब से यहाँ पे वॉइड होता था, पर वॉइड को क्यों हटा के यहाँ INT का प्रयोग चालू करा। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मैथ्स के हिसाब से मैंने यहाँ क्या लिखा था? मैंने x को 10 असाइन किया, मैंने y को 20 असाइन किया, मैंने z को x+y असाइन किया। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में जैसे हमारा ओएस क्या इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, तो उसको बताने के लिए कि हाँ हमारा एक इंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका है, उसके लिए हम सेमी कॉलन यूज करते हैं। ठीक है, हर इंस्ट्रक्शन के आखिरी में आपको सेमी कॉलन लगाना है। तो सेमी कॉलन को हम क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन को हम बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, लिख लीजिए आप। अब हमारा पहला रूल क्या था? हमारा पहला ये रूल था कि हम थ्रू आउट द फंक्शन जितने भी वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं उसे हम टॉप ऑफ फंक्शन पे डिक्लेयर कर दें। और डिक्लेयर करने के लिए क्या, उसके लेफ्ट में ये बताएं कि वो किस तरीके का डाटा अपने अंदर सेव करने वाला है। तो उसके लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? XYZ किस तरीके का डाटा अपने अंदर सेव करेंगे? इंटीजर टाइप का। तो हम लेफ्ट में लिखेंगे INT X, Y, Z। समझ में आया इतना? ठीक है, अब मैंने ओएस को बोला, ओएस आया हमारे बीच में, यहाँ गए ओएस। अब मैंने ओएस को बोला कि आप मेरा प्रोग्राम रन करिए। कैसे बोला मैंने? बाय गिविंग द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम टू ओएस। मैंने हमारे प्रोग्राम का नाम ओएस को दिया।
अब ओएस क्या करेगा, सबसे पहले इसको रैम में लोड करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ रैम बना लेता हूँ। अब रैम क्या है, रैम के अंदर छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स है। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे कहीं पे नई कॉलोनी बनती है, तो वहां क्या होता है, पहले से छोटे छोटे घर बना देते हैं वो लोग। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो घर बना के पहले ही रख लेता है। अब जो भी आता है वो घर को खरीदता है, उसमें रहने लग जाता है। इसका मतलब क्या, घर पहले से बने हुए हैं। वही हमारा रैम है। इसमें मेमोरी, जो मेमोरी ब्लॉक्स है वो पहले से बने हुए हैं। ठीक है, अब ओएस क्या करेगा, अब हमारे ओएस के वर्किंग पे आते हैं। ओएस आएगा पहले इंस्ट्रक्शन पे। ओएस की ये फितरत है कि सी का प्रोग्राम जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो ओएस पहले इंस्ट्रक्शन पे आएगा, वहां देखेगा अच्छा एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं जिनके लिए मुझे मेमोरी एलोकेट करवानी है रैम के अंदर। तो क्या करेगा, जो थाउजेंड्स ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स हैं उनमें से 3 ब्लॉक उठाएगा, एक एक्स के लिए असाइन कर देगा, एक वाई को असाइन कर देगा, एक जेड को असाइन कर देगा। समझ में आया? अब वो दूसरे इंस्ट्रक्शन पे आएगा। दूसरे इंस्ट्रक्शन पे देखेगा कि ठीक है, x इक्वल टू 10 लिखा है, मतलब x को 10 असाइन करना है, तो वो x को 10 असाइन कर देगा। तीसरे पे आएगा, वो देखेगा y को 20 असाइन करना है, 20 असाइन कर देगा। फिर इस वाले पॉइंट पे आएगा, यहाँ देखेगा कि z को किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू असाइन करनी है। ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आउटकम आएगा, वो असाइन करना है। तो इसका आउटकम कैसे कंप्यूट करेगा ओवेस, इसका आउट उसका आउटकम ओवेस क्या करेगा, पहले तो एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व करेगा। ठीक है, कहाँ पे होती है मेमोरी ब्लॉक, ये आगे देखेंगे। फिर क्या करेगा, एक्स की वैल्यू उठाएगा, एक्स की क्या वैल्यू असाइन करी थी हमने 10, तो यहाँ 10 पुट करेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा, देखेगा अच्छा यहाँ ऑपरेटर लगा हुआ है, कौन सा ऑपरेटर है, ये प्लस ऑपरेटर है ना, इसका मतलब कुछ प्लस करना है, वो इतना समझ जाएगा। फिर वो आगे देखेगा, आगे क्या है, वाई की वैल्यू को प्लस करना है एक्स की वैल्यू में। तो वाई की क्या वैल्यू थी 10, और वाई की वैल्यू क्या थी 20, तो 20 की वैल्यू उठाएगा और प्लस करेगा। ये जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है पूरे एक्सप्रेशन का, वो कहीं और हो रहा है, वो जेड के अंदर नहीं हो रहा, वो कहीं और हो रहा है रैम के अंदर। इसको पूरा सिंप्लीफाई करेगा और 30 आउटपुट आ जाएगा, आउटकम आ जाएगा। और इस आउटपुट को उठाकर वो जेड को असाइन कर देगा। ठीक है, समझ में आया इतना? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो आएगा इस वाले पॉइंट पर। और रिटर्न जीरो के बारे में अभी आप एक चीज जान लीजिए कि अगर रिटर्न जीरो मेन फंक्शन के अंदर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर रिटर्न जीरो मेन फंक्शन के अंदर है तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम को एंड कर दिया जाए, प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, इतना आया सबको समझ में? अब ये जो हमने प्रोग्राम अभी बनाया है, इसके साथ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि इनका जो भी सम है उसको मॉनिटर पे हमें प्रिंट करवाना था। क्या ये कर पा रहा है वो? नहीं, क्योंकि हमने इसको इंस्ट्रक्शन में बताया ही नहीं है ओएस को कि आपको कुछ प्रिंट करवाना है। और ओएस की क्या फितरत है, वो मन से कुछ भी नहीं करता, हमें उसको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, हमारे मैनुअली हमें उसको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन प्रिंटिंग का इंस्ट्रक्शन हम कैसे देंगे, विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन। वो फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है printf। ठीक है, ये क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब हमें इसको डिफाइन नहीं करना होगा, इसकी डेफिनेशन हमें नहीं लिखनी है। जिन्होंने भी सी बनाई है, सी के जो प्रोग्रामर्स हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन बना के हमें दी है। समझ में आया इतना? अब प्रिंट एफ की वर्किंग क्या है, किस तरीके से ये काम करता है? तो ये किस तरीके से काम करता है, ये पैरेंथेसिस के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग लेता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग लेता है, इसका मतलब अगर मैं मेरे प्रोग्राम के अंदर ऐसा लिखूं, तो वो ये चीज प्रिंट करा देगा मॉनिटर के ऊपर। समझ में आया इतना सबको? अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि मैंने मेरे प्रोग्राम के अंदर ये लिख दिया, ठीक है, पर ये तो कांस्टेंट हो गया। मैं चाहता हूँ मेरी वेरिएबल की वैल्यू आए। वेरिएबल का मतलब क्या होता है,
जो वेरी कर सके, है ना, जिसकी वैल्यू आप चेंज हो सके समय के साथ साथ। तो उसके लिए मैं प्रिंट एफ क्यों ऐसा ज्ञान दूंगा कि ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू असाइन करना। जैसे मैं मेरे केस में, हमारे केस में, हमारे कोड में हम क्या चाहते हैं, z की वैल्यू हो। वैल्यू ऑफ z इज, यहाँ पे मैं ऐसा क्या लिखूं कि वो z की वैल्यू यहाँ रख दे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। z का क्या टाइप है, z का टाइप क्या है, z का टाइप है इंटीजर, है ना, int। और इंटीजर के लिए क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर है, उसके लिए है %d। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे printf को ये बताया है कि यहाँ पे किसी वेरिएबल से आपको वैल्यू उठानी है जो int टाइप का हो। समझे? अब वो वेरिएबल्स को कहाँ मिलेगा, वो वेरिएबल मिलेगा उसको इस कॉमा के बाद, इस कॉमा के बाद। जैसे मैं यहाँ पे z लिख देता हूँ। ठीक है, तो printf की वर्किंग किस तरीके से है, printf के अंदर की जो डेफिनेशन है, printf की जो इंस्ट्रक्शन है printf के अंदर, वो इस तरीके के हैं कि जैसे ही आपको कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर मिले, तो पहले तो उसको एनालाइज करो और देखो कि वो फॉर्मेट स्पेसिफायर किसके साथ कंपैटिबल है। कंपैटिबल है मतलब %d किसके साथ है, इंटीजर के साथ। ठीक है, फिर आप कॉमा के बाद देखो कि कोई int टाइप का वेरिएबल है क्या। अगर उसको मिल गया int टाइप का वेरिएबल, जैसे z जो है हमारा int टाइप का है, मतलब इसके अंदर कुछ इंटीजर होगा, तो आप z की वैल्यू, उस वेरिएबल की वैल्यू उठा के %d से रिप्लेस कर दो। ठीक है, इस मतलब प्रिंट एफ के अंदर ही इस तरीके से उसका डेफिनेशन बनी है कि वो प्रिंट एफ हमारे इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देगा। वैल्यू ऑफ z इज 30 इंटरनली। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट कर देगा प्रिंट एफ। ये आया समझ में? लिख लीजिए ये सब। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई है। हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आई कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा ओएस है, उसे इंग्लिश तो नहीं आती है। क्या नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आती। उसको क्या समझ में आता है, उसको आता है मशीन लर्निंग समझ में। अब आप दो दोस्त हैं जिसे अलग अलग लैंग्वेजेस आती है। ठीक है, मान लीजिए एक को तमिल आती है और एक को हिंदी आती है। तो आपको बीच में कोई मीडियम चाहिए, कोई ट्रांसलेटर चाहिए जो हिंदी को तमिल में कन्वर्ट कर सके और तमिल को हिंदी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो वही चीज है हमारे पास। जैसे हम जो हमारे इंस्ट्रक्शन देते हैं वो देते हैं हम इंग्लिश में, है ना। ओएस को किस में समझ में आती है, मशीन मशीन लैंग्वेज में समझ में आती है। तो इंग्लिश को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कंपाइलर का। समझ में आई ये बात? अब कंपाइलर जब हमारे इंग्लिश वाले कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो साथ में कुछ चेक्स परफॉर्म करता है। किस तरीके के चेक्स, कि हमने हमारे प्रोग्राम में, जैसे ये जो हमारा प्रोग्राम था, इसमें कर्ली ब्रेसेस यहाँ ऑन किया, ओपन किया, तो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट प्रॉपर जगह पे लगा है या नहीं। हमने कोई फंक्शन यूज करा, तो वो फंक्शन का डिक्लेरेशन है या नहीं। डिक्लेरेशन मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। ठीक है, ये सारी चीज चेक करता है। हमने बाय चांस हमारे कोड में, हमारे प्रोग्राम में हमने प्लस का यूज करा, इसका यूज किया, इसका यूज किया, मॉड्यूलो का यूज किया, तो इन सब का ज्ञान, इन सब की इंफॉर्मेशन पहले से कंपाइलर को होनी चाहिए। तो कंपाइलर ये सब भी चेक करता है। कंपाइलर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस बेसिक से मेरे साथ चलिए। हम आगे चल के ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके लिए ऐसा आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, कंपाइलर भी आप खुद से बना सकेंगे। हो सकेगा तो एज ए प्रोजेक्ट इसको मैं चालू करूंगा और आपको गाइड करते हुए ये बनवाऊंगा आपसे। ठीक है, तो अब कंपाइलर को किस किस चीजों का ज्ञान है, कंपाइलर को ऑपरेटर्स का ज्ञान है, स्पेशल सिंबल्स का ज्ञान है। ऑपरेटर कंपाइलर को ये पता है कि हमें कर्ली ब्रेसेस चेक करने होते हैं, हमें ये चेक करना होता है, हमें ये चेक करना होता है। पर कंपाइलर को एक चीज का ज्ञान नहीं है। किस चीज का, कि कंपाइलर लॉजिक बिल्ड नहीं कर सकता और फंक्शंस के बारे में उसे कुछ नहीं पता। ठीक है, इसका मतलब हमें कंपाइलर को फंक्शंस के बारे में बताना पड़ेगा, मैनुअली बताना पड़ेगा, हमें खुद को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उसे पता चले।
ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हम बना रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बनाएंगे तो बाकायदा उसका डिक्लेरेशन करेंगे, उसकी डेफिनेशन देंगे, उसको कॉल करेंगे। लेकिन अगर हम कोई प्री डिफाइंड फंक्शन उसमें यूज कर रहे हैं, कंपाइलर वो प्रोग्राम में अगर कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसका डिक्लेरेशन तो हम नहीं दे सकते, है ना। तो उसके लिए क्या, प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब मान लीजिए मैंने प्रिंट एफ ही यूज करा, तो प्रिंट एफ का ज्ञान मैं मेरे कंपाइलर को किस तरीके से दूं, तो मैं उसको ज्ञान दूंगा हेडर फाइल के थ्रू। हेडर फाइल के थ्रू मतलब इसके पहले मैं आपको हमारा जो प्रोग्राम है, ये जो मॉडिफाइड प्रोग्राम बना है प्रिंट एफ डलने के बाद, यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए, यहाँ पे आ जाएगा, 2 मिनट इसको हम मिटा लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट एफ, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग आएगी हमारी, वैल्यू ऑफ जेड इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी कहाँ से वैल्यू उठा के रिप्लेस करेगा, वेरिएबल से। किस वेरिएबल से, जिसका डेटा टाइप INT हो। हम z की वैल्यू उठाना चाहते हैं तो हमने यहाँ z लिख दिया। समझ में आया। अब हम ये टाइप करके देख लेते हैं, चला के देख लेते हैं इसको। ये हमारे बैच का पहला एग्जाम्पल है। मैंने क्या बताया था कि मेन फंक्शन के आखिरी लाइन हमेशा क्या होनी चाहिए, आखिरी इंस्ट्रक्शन हमेशा रिटर्न 0 होना चाहिए। ठीक है। अब पहले हम पुराना वाला कोड लिखते हैं जिसमें हमने प्रिंट एफ वाला इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, और फिर उसे रन करके देखेंगे। पहली लाइन पे हमेशा डिक्लेरेशन होना चाहिए। ठीक है, इसे हम रन करके देखते हैं। मैंने कंट्रोल एस दबा के सेव किया है। यहाँ पे मैं आऊंगा तो कंपाइल करूंगा। अभी इन सारी चीजों में मत पड़िए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, ये सब हम आगे देखेंगे। अब मैंने प्रोग्राम को रन कराने के लिए प्रोग्राम का नाम ओएस को दिया और एंटर दबाया। क्या हुआ कि ओएस ने पूरा वो प्रोग्राम रैम में लोड किया, फिर पहला इंस्ट्रक्शन चलाया उसने, मेमोरी एलोकेट करी। ठीक है। दूसरा चलाया, वैल्यू असाइन करी। तीसरा चलाया, वैल्यू असाइन करी। चौथा चलाया, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया कहीं और पे, जो भी उसका आउटकम आया उस वैल्यू को जेड को असाइन कर दिया, और फिर रिटर्न 0 पे आके उसने प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो जैसे ही प्रोग्राम एंड हुआ, वैसे ही वो फिर से रेडी हो गया हमारा ओएस हमारी कमांड लेने के लिए। इतना आया समझ में। अब हम यहाँ यूज करते हैं प्रिंट एफ का, कुछ प्रिंट कराना है आखिर में हमें, तो वैल्यू ऑफ जेड इज परसेंटेज डी कॉमा जेड। कंट्रोल एस से मैं सेव कर रहा हूँ। मैं इसे फिर से कंपाइल करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे एक वार्निंग आई। ठीक है, पुरानी सी के हिसाब से यहाँ पे एरर आती थी, लेकिन मॉडर्न सी के हिसाब से यहाँ वार्निंग कर दी गई है। अब वार्निंग क्या आई, वार्निंग ये आई कि आपने जो फंक्शन यूज करा है प्रिंट एफ, जो ये प्रिंट प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसके बारे में कंपाइलर को कुछ भी नहीं पता, है ना। तो इसका ज्ञान देने के लिए, इस फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन कंपाइलर को प्रोवाइड करने के लिए आपको आपके प्रोग्राम के सबसे ऊपर क्या लिखना होगा, आपको ये लिखना होगा। ठीक है? अब देखते हैं कि ये क्या है। क्या लिखना था हमें वहां पे, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। स्टूडियो स्टूडियो नहीं पढ़ना है, इसमें stdio डॉट एच पढ़ना है। अब ये क्या है, हाँ, आते हैं हम। ठीक है,
ये ये क्या है? ये है प्री प्रोसेसर। अब ये क्या काम में आता है? ये काम आता है कि हम इसको सबसे पहले कहाँ रखते हैं? हमारे पूरे प्रोग्राम के सबसे पहली लाइन पे, टॉप लाइन पे इसे लिखेंगे। जैसे ही ओएस पहली लाइन को पढ़ेगा, जैसे ही वो हैश पढ़ेगा, वैसे ही उसके पास एक कमांड जाएगी। क्या कमांड जाएगी? कि ओएस अब यहाँ रुको, अब आपको यहाँ रुकना है, ठीक है, ठहरो थोड़ी देर, आपके लिए कुछ काम है, आप यहाँ रुक जाओ। रोक तो दिया हमने, रोकने के बाद क्या? उसको कुछ काम था। क्या काम था वो हम बताएंगे डायरेक्टिव के थ्रू। डायरेक्टिव क्या होता है? ये हैश के बाद हम जो भी चीज लिखते हैं उसे डायरेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। और भी तरीके के डायरेक्टिव होते हैं, इफ होता है, डिफाइन होता है, एल्स होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब हमने ओएस को क्या बताया? ये दो दो वर्ड्स उसने पढ़े, उसके बाद उसने क्या इंटरप्रेट किया कि प्रोग्रामर ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि ओएस रुको और कुछ इंक्लूड करो। क्या? कि ओएस रुको और कुछ इंक्लूड करो। वो क्या इंक्लूड करो? वो ये हेडर फाइल इंक्लूड करो, ठीक है। हेडर फाइल हम हमेशा ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में देंगे। ये क्या कहलाई हमारी? हेडर फाइल। अब हेडर फाइल क्या होती है? उसके पहले आप ये जान लीजिए, हेडर फाइल लिंक होती है लाइब्रेरी फाइल से। हेडर फाइल लिंक होती है लाइब्रेरी फाइल से। अब हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल में प्री डिफाइंड फंक्शंस का प्रोटोटाइप होता है। लिखिए इसको। लिखिए इसको, लिखिए अपने अपनी लैंग्वेज में कॉपी में लिखिए कि हेडर फाइल में प्री डिफाइंड फंक्शंस का प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप मतलब डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन या डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हम प्रोटोटाइप का कहते हैं डिक्लेरेशन को, ठीक है, समझ में आया? अब डिक्लेरेशन मतलब केवल पहली लाइन। पिछले लेक्चर का एग्जांपल है ये, केवल इतना लिखा है विद अ सेमीकोलन, बस इतना लिखा हुआ है हेडर फाइल के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन क्या? डेफिनेशन मतलब जो हम कर्ली ब्रेसेस में यहाँ लिखते थे, जो इंस्ट्रक्शंस लिखते थे, ये चीज कहाँ है? ये भी तो चाहिए, अल्टीमेटली इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो होंगे ओएस के द्वारा। तो वो सारी चीज पड़ी हुई है लाइब्रेरी फाइल में, ठीक है। हम सब देखेंगे कि कैसे बनती है हेडर फाइल, कैसे बनती है लाइब्रेरी फाइल। बहुत सिंपल चीज है, हम देखेंगे कंपाइलर किस तरीके का आर्किटेक्चर पे वर्क कर रहा होता है, इसी कोर्स में देखेंगे, सी के कोर्स में। अब इससे क्या प्रॉफिट हुआ, है ना? इससे कुछ फायदा होना चाहिए ना, कि अल्टीमेटली अगर हमने हेडर फाइल को बनाया, अगर हमने सारे फंक्शंस को एक हेडर फाइल में रखा है, तो क्यों रखा है? हेडर फाइल में रखा है तो फिर लाइब्रेरी फाइल का अलग से क्यों जरूरत पड़ी? डेफिनेशन भी हेडर फाइल में रख देते। उन सब के बारे में हम देखते हैं। उससे क्या हुआ? जो सी है उसमें थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस है, थाउजेंड्स ऑफ फंक्शन है। अब अगर मैं सी के कंपाइलर में ये सारे फंक्शंस डाल दूं, तो जो कंपाइलर है वो कितना बड़ा हो जाएगा, कितने ज्यादा एमबीज का हो जाएगा, है ना? ह्यूज हो जाएगा। फाइल की जो साइज है वो बढ़ जाएगी। तो पहला यूज तो ये कि हमने इसीलिए हेडर फाइल से अलग अलग डिवाइड कर दी, वो कंपाइलर के साथ नहीं आती, वो अलग से आती है, ठीक है। दूसरा यूज क्या? मान लीजिए कि मैंने मेरे पूरे फंक्शन में एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया, प्रिंट एफ, है ना? अब थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस अगर मैं एक कंपाइलर में डाल दूं, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस है, तो क्या करेगा ओएस? ओएस सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा, पहले इस पे आएगा, फिर 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 उसको दिखेगा अच्छा एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज हुआ है यहाँ पर। प्री डिफाइंड फंक्शन को की डेफिनेशन देखने के लिए वो कंपाइलर के पास जाएगा, पहला वाला फंक्शन चेक करेगा, नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, कहीं उसको 99 पोजीशन पे मिलेगा प्रिंट एफ पड़ा हुआ। तो इससे क्या हुआ कि कंपाइलर ने लाइन से सारे के सारे पहले तो फंक्शंस चेक करे कि हाँ ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, और इस पोजीशन पे जाके उसे ये फंक्शन मिला।
तो कितना ज्यादा टाइम लग गया उसको एक हमारे छोटे से प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। हमने तो बस एक ही फंक्शन यूज किया, तो उसने टाइम कितना ज्यादा ले लिया कंपाइल करने के लिए। इससे क्या होगा, लैग फील होगा किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, है ना? एक डिले महसूस होगा कि हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा हमारा प्रोग्राम। उसके लिए क्या किया है, सी के प्रोग्रामर्स ने हर चीज को डिवाइड कर दिया। मान लीजिए अगर मुझे इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कोई काम है, मान लीजिए मुझे कुछ स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेशंस क्रिएट करने हैं, परफॉर्म करने हैं, या मुझे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्रिएट परफॉर्म करने हैं, है ना? इनपुट में कैसे प्रिंटफ यूज करना है, स्कैनफ यूज करना है, क्या होता है ये आगे देखेंगे जब इनपुट लेने की बारी आएगी। स्ट्रिंग में मुझे str, cmp, str, कैट, ये सारी चीजें, ये सारे फंक्शंस मुझे यूज करने हैं। मैथ्स में मुझे पाव यूज करना है, साइन यूज करना है, बहुत ही सारे फंक्शन हैं इन सब के अंदर। ठीक है, तो क्या बोला हमको उनके प्रोग्रामर्स ने कि आपको जिस चीज की जरूरत है आप केवल उसी की हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करिए। मतलब मुझे इनपुट आउटपुट की जरूरत है तो मैं stdio.h को इंक्लूड करूँ। स्ट्रिंग की जरूरत है तो string.h को इंक्लूड करूँ। मैथ की जरूरत है तो math.h को इंक्लूड करूँ। अब इससे क्या प्रॉफिट हुआ, हेडर फाइल की अभी भी क्यों जरूरत पड़ी, एक ही फाइल बना लेते ना, कंपाइलर में नहीं डालते सारे फंक्शन, एक फाइल बनाते, उसी में डिक्लेरेशन विद फंक्शन कर देते। फिर इन्होंने वापस सब कैटेगरी को क्यों डिवाइड किया, मतलब वापस से एक फंक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड क्यों किया, एक हेडर फाइल में, एक लाइब्रेरी फाइल में क्यों डिवाइड किया? वो इसलिए किया, मान लीजिए stdio.h में 20 फंक्शन है ना? अब हमारा ओएस सारा अगर डेफिनेशन और डिक्लेरेशन एक ही फाइल में कर देते तो हमारा ओएस क्या करता, वो डिक्लेरेशन विद डेफिनेशन लोड कर देता रैम में। तो 20 फंक्शंस की डेफिनेशन हमारे रैम के अंदर लोड है ना? पर अल्टीमेटली हम 20 में से एक फंक्शन यूज करने वाले हैं, तो उन सारे जो डेफिनेशंस, जो बाकी 19 फंक्शंस की जो डेफिनेशन हमारे रैम में पड़ी है, वो तो फालतू में स्टोरेज खा रही है, फालतू में हमारा रैम खा रहा है। उसके ही लिए केवल उसके इसके अंदर प्रोटोटाइप्स होते हैं, प्रोटोटाइप्स होते हैं। क्या हुआ, 20 फंक्शन से प्रोटोटाइप हुए, मैंने इस फंक्शन को मेरे प्रोग्राम में यूज किया, ओएस आया, इससे चेक करा, इससे चेक करा, इससे चेक किया, इससे चेक किया, इससे चेक किया, इससे चेक किया, यहाँ पे मेरा फंक्शन मिल गया। ये गया फटाक से लाइब्रेरी फाइल के पास, पूरी डेफिनेशन लाइब्रेरी फाइल से उठाई और मेरे कोड में जाके उस फंक्शन की जगह इसको रिप्लेस कर दिया गया, इस डेफिनेशन को। इससे टाइम कम लगा, इससे जो मेमोरी एलोकेशन हो रहा था रैम के अंदर वो ऑप्टिमाइज हो गया, वो कम हो गया। ठीक है, इस वजह से हमें हेडर फाइल की जरूरत पड़ी, इस वजह से हमें लाइब्रेरी फाइल की जरूरत पड़ी, इसी वजह से हमने कंपाइलर से हटाकर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए सारे फंक्शन को। इतना समझ में आया? अब हम हमारे फंक्शन को चला के देखते हैं, कैसे चला के देखते हैं। उसमें हैश इंक्लूड stdio.h को सबसे टॉप लाइन पे लिखकर, हैश इंक्लूड stdio.h, कंट्रोल एस से सेव किया, अल्ट F4 से मैंने इसको क्लोज किया। अब मैं यहाँ पे चला के देखता हूँ। पहले तो मैं कंपाइल कर लेता हूँ, कंपाइलेशन क्यों हो रहा है अभी आप इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, अभी आपको केवल कॉपी पेन पे सारे कोड लिखने हैं। सही समय आएगा मैं बताऊंगा आपको कि कब आपको आईडी यूज करनी है, कब आपको नोटपैड यूज करना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके ये आपको किस लेवल पे पहुंचाएगा, आप क्या कर सकते हैं इससे जब आप खुद अपने हाथ से सब कुछ लिखेंगे तो। ठीक है, अब मैंने यहाँ एंटर दबाया, कंपाइल हो गया कोड। अब मैं मेरे प्रोग्राम का नाम ओएस को दिया और एंटर दबाया। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे जो हमको डिजायरेबल आउटपुट चाहिए था, जो हम चाहते थे आउटपुट में, वो हमें मिल गया। अब मैं वो फाइल फिर से ओपन करता हूँ। इस फाइल में z की वैल्यू 30 है, तो क्या मैं अगर x की वैल्यू चेंज कर दूं तो यहाँ पे भी कुछ और प्रिंट होना चाहिए, वो हम देख लेते हैं। आखिर में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों पढ़े थे, ताकि हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा सके, जैसे जैसे वेरी हो वो वेरीड वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो सके, है ना? तो उसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वो भी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं।
मैंने कंपाइल किया कोड, मैंने नाम दिया मेरे प्रोग्राम का ओएस को और एंटर दबाया। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, एफ प्रिंट हुआ है। ठीक है, हमारा यही डिजायर आउटपुट था, हम यही चाहते थे, हमारा आउटपुट यही है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही था जो कंप्लीट हो चुका है। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। अब एक बार हम पूरा देख लेते हैं क्या क्या हमने आज पढ़ा है, पूरा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले क्या था देखा, हमारा ऑब्जेक्टिव देखा, फिर ऑब्जेक्टिव को हमने मैथ्स के नजरिए से, मैथ्स में कैसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूरा, वो चीज देखी। अब सेम जो हमने मैथ्स में किया वही हमें प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में करना है। हमें भी यहाँ पे वेरिएबल्स चाहिए, हमें भी कांस्टेंट उसको असाइन करना है, हमें ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। तो पहला रूल हमने ये देखा कि जो भी वेरिएबल्स हैं उन्हें हमें फंक्शन के टॉप पे डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, फिर हमने देखा डिक्लेरेशन कैसे होता है। डिक्लेरेशन ओएस को ये बता के होता है कि जो पर्टिकुलर वेरिएबल है वो किस तरीके का डाटा, किस तरीके का इंफॉर्मेशन अपने अंदर सेव करने वाला है। अब वो कैसे हुआ, वो हमने डाटा टाइप के थ्रू बताया। अब किस केस में कौन सा डाटा टाइप यूज करते हैं हमने वो देखा। इंटीजर के केस में लॉन्ग या आईएनटी यूज करेंगे। लॉन्ग कब करेंगे वो मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब हम डेटा टाइप का टॉपिक खोलेंगे। फिर डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यू मतलब पॉइंट वैल्यू, 1.2 10.9 टाइप वैल्यूज के लिए हम डेटा टाइप क्या लिखेंगे, फ्लोट या डबल। ठीक है, कैरेक्टर्स के लिए क्या लिखेंगे, कैर लिखेंगे। उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर देखे, इंटीजर का परसेंटेज डी, डेसिमल नंबर का परसेंटेज एफ, कैरेक्टर का परसेंटेज सी। फिर हमने क्या देखा, हमने हमारा प्रोग्राम बनाया सी के नजरिए से कि सी से सी में कैसे बनेगा वो प्रोग्राम। फिर जब हम प्रोग्राम बना रहे थे तो हमने ये वाली लाइन नहीं लिखी थी, है ना। हमने इंस्ट्रक्शन लिखे, हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया। फिर हमने देखा कि ओएस जो है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ता है, फिर रैम में किस तरीके से मेमोरी एलोकेट करता है, किस तरीके से वैल्यू असाइन करता है, किस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई करता है। सिंप्लीफाई कहीं और करता है वो, उसके हिसाब से रैम में कहीं पे और करता है। उसका भी कुछ नाम है कि वो कहाँ करता है, वो हम आगे देखेंगे जब वो टॉपिक खुलेगा। फिर उसका जो सिंप्लीफाई करके जो आउटपुट आएगा वो वैल्यू असाइन कर देता है जेड को, और फिर रिटर्न जीरो से प्रोग्राम एंड हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम एसोसिएट थी इसके साथ, वो हमने डिस्कस करी। क्या प्रॉब्लम थी कि अभी भी हमारा प्रोग्राम कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है मॉनिटर पर। उसके लिए हमने प्रिंटफ के बारे में देखा। प्रिंटफ क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो एक स्ट्रिंग लेता है और उसे विंडो पे प्रिंट कर देता है। लेकिन अभी भी हमारे पास एक हमारे सामने एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी थी। अब वेरिएबल का मतलब ही अपने आप में ये होता है कि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ना। तो हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा सके। उसके लिए हमने देखा फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब ओएस क्या करता है, जैसे ही उसे फॉर्मेट स्पेसिफायर दिखता है तो एनालाइज करता है और देखता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर किसके लिए है। जैसे परसेंटेज डी इंटीजर के लिए है। ठीक है, फिर वो कॉमा के बाद वेरिएबल्स ढूंढता है। अच्छा, यहाँ पे एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का ये डाटा टाइप है आईएनटी है, आईएनटी कंपैटिबल है परसेंटेज डी के साथ, हाँ बिल्कुल है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू परसेंटेज डी से रिप्लेस कर देगा और रिप्लेस करके वो ये बनाएगा। ठीक है, हम हमारा प्रिंट भी बना सकते हैं। आगे चल के हम प्रिंट का रेप्लिका बना के देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि जो कंपाइलर है वो किस काम आता है। वो काम आता है हमारे इंग्लिश में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के। ठीक है, और किस काम आता है, कुछ बेसिक वैलिडेशन चेक करने के लिए कि हमने जो पैरेंथेसिस लगाए हैं, जो भी हमने ब्रैकेट्स का यूज किया है वो सही किया है या नहीं, जो भी हमने स्पेशल सिंबल्स यूज करे हैं वो सही है या नहीं सी के नजरिए से, वो सारी चीजें चेक करता है। इसके पास एक चीज का ज्ञान नहीं होता, वो होता है फंक्शंस का ज्ञान। तो फंक्शन का ज्ञान हमें देना पड़ता है, उसे उसे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा हमें प्रोग्राम में ताकि एरर ना आए। तो उसके लिए क्या, जैसे हमने प्रिंट एफ प्री डिफाइंड फंक्शन, इसका ज्ञान हमें कंपाइलर को देना होगा। तो उसके लिए हमने फिर अगला टॉपिक देखा हेडर फाइल का। प्रिंट एफ का प्रोटोटाइप जो है, प्रिंट एफ की डेफिनेशन, प्रिंट एफ का डिक्लेरेशन कहाँ पर है, हेडर फाइल में। तो हमें इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। अब इंक्लूड कैसे करते हैं हमने वो चीज देखी। हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, फिर हमारे हेडर फाइल का नाम, फिर हेडर। अब ये हैश क्या है, हैश है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर बोलता है ओएस को कि ओएस रुको, कुछ काम है तुमसे। ठीक है, उसके बाद क्या काम है वो बताता है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव बहुत तरीके के होते हैं।
हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने ओएस को बोल दिया कि ओएस रुको, तुमसे एक काम है, तुमसे कुछ इंक्लूड करवाना है। अब वो क्या इंक्लूड करवाना है वो हम ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर देंगे। हमने हमारे हेडर फाइल का नाम यहाँ दिया। अब जो हेडर फाइल होती है वो लाइब्रेरी फाइल से लिंक्ड होती है। हेडर फाइल के अंदर प्रोटोटाइप होता है, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कहाँ होती है? ये होता है डिक्लेरेशन, ये होती है डेफिनेशन। डेफिनेशन होती है लाइब्रेरी फाइल के अंदर। फिर हमने देखा कि जरूरत ही क्यों पड़ी लाइब्रेरी फाइल की, क्यों सब कुछ एक कंपाइलर में नहीं डाल दिया गया। तो हमने उसके दो चीजें पढ़ी। क्यों? ताकि कंपाइलर का जो साइज है वो बढ़ ना जाए, और जो कंपाइलेशन टाइम है वो ना बढ़े हमारे प्रोग्राम का। ठीक है, किस तरीके से देखा हमने डिटेल्स में, हम डिटेल में देख चुके हैं पहले। उसके बाद हमने देखा कितने तरीके की हेडर फाइल्स बनी हुई है। बहुत तरीके से, बहुत तरीके की बनी हुई है। हमने 3 तरीके की देखी। हर एक पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर हेडर फाइल है। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड stdio.h है, स्ट्रिंग से रिलेटेड string.h है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड math.h है। ये देखा हमने, और हमने यहाँ पे हमारे लेक्चर को रैप कर दिया। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आपका डाउट। विद इन एन आवर और 24 आवर आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।